हेलो एवरीवन। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा बिहार एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2021 का जिसका टीएलई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन ऐसे टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो टीएलई में 2021 में जो हमारा पीवाईक्यू का पेपर है, इसका हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक बेहतरीन क्लास होने वाला है यह सेशन आपके लिए। एक एक करके हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जिसमें कहता है एनसीईआरटी। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर है कि एनसीईआरटी स्थापित हुआ था। कहता है कब स्थापित हुआ था एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नंबर तो फिक्स है। आपका एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आना है तो आना है, टीएलई में फिक्स है। यहाँ से एक प्रश्न जो है यह परीक्षाओं में आते हैं। अब इससे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी। तो फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल। नेशनल हमारा हो जाएगा नेशनल काउंसिल, हमारा काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ऑफ हमारा एजुकेशन। उसके बाद हमारा एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च हमारा क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड हमारा ट्रेनिंग हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह जो है यह फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। दूसरा है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ, तो यह हमारा 1988 में हुआ। अगर उसके अंदर अगर जाता है तो आपको डेट याद रखना होगा, 27 मई, 27 मई 1988। 1988 ये आपको जरूर याद रखेंगे कि 27 मई 1988। अगर एनसीईआरटी से अगर प्रश्न पूछता है तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछेगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आप याद रख लीजिएगा। और अगर डेट में अंदर में जाता है, अंदर से अगर डीपली पूछता है तो 27 मई आपका ऑप्शन में दे देगा, 27 मई 1988। ठीक, यहाँ से प्रश्न अगर ऐसे एनसीईआरटी से आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा है परियोजना विधि। देखिए ये भी आपको मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि परियोजना विधि से प्रश्न बनते हैं, और परियोजना विधि के से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जहां से ये हर एक बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है परियोजना विधि से। तो यहाँ से है परियोजना विधि प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा किलपैट्रिक हो जाएगा। अब परियोजना विधि होता क्या है, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, जैसे आप इस चीज को भी याद रख लीजिएगा, इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्या होता है, इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष हमारा अनुभव एक्सपीरियंस होता है सामने। दूसरा हमारा क्या है, उसमें क्या है, पता करके कोई भी चीज सीखने पर बल देता है, सीखने पर, खुद से सीखने पर बल देता है, सीखने पर बल देता है, सीखने पर बल देता है। साथ ही साथ इस विधि में हमारा जो तार्किक चिंतन है, तार्किक चिंतन पर जोर देता है। तार्किक चिंतन, बच्चों में क्या समस्या समाधान, तार्किक चिंतन। साथ ही साथ अन्वेषण पर भी जोर देता है। कहने का मतलब ये हुआ, परियोजना विधि बच्चों के साथ एक प्रत्यक्ष अनुभव साझा करती है, सीखने पर बल देती है, साथ ही साथ तार्किक चिंतन और अन्वेषण पर हमारा यह ध्यान केंद्रित करती है। और क्योंकि परियोजना विधि से अगर प्रश्न बनता है तो इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा। कहेगा कि क्या हमारा ये जो हमारा परियोजना विधि है, क्या हमें प्रत्यक्ष अनुभव देता है या अप्रत्यक्ष, तो क्या देता है, प्रत्यक्ष। तो इसके जो जनक हो जाएंगे, प्रतिपादित किया था वो हमारा किलपैट्रिक किया था। और परियोजना विधि को आप प्रोजेक्ट विधि कह सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि। ठीक, तो अगर ऐसे भी दे दें कि प्रोजेक्ट विधि किसने प्रतिपादित किया, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड कहे, प्रोजेक्ट मेथड, तो हमारा यह किलपैट्रिक हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे, क्या हमारा ये पैट्रिक, पैट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, पैट्रिक, किल पैट्रिक क्या हो जाएगा, पैट्रिक याद रखिए या किल पैट्रिक याद रखिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर ही मिलेगा।
तो परियोजना विधि से हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा है, कहता है भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण जो प्रभाव है उसको कहता है एक क्रमिक के रूप में सजाने के लिए कहता है। तो उसको जैसे ही सजाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा यह क्या हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ है प्रजातंत्र, धार्मिक, राजनीति, आधुनिकरण। तो हमारा सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा राजनीति। क्या हो जाएगा साथियों, हमारा राजनीति हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा आधुनिकरण, आधुनिकरण, ठीक, आधुनिकरण हो जाएगा। और उसके बाद हमारा प्रजातंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र। तो देखते हैं कि यह हमारा किस में है। राजनीति हमारा क्या हो गया, सी हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, सी बी, फिर डी ए। तो सी बी डी ए किस में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा यह हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि कालानुक्रमिक रूप में सजाने के लिए, यानी एक सीक्वेंस के रूप में सजाने के लिए, तो हमारा यह भी हो जाएगा। अगला हमारा है, कहता है आधुनिकरण की क्या प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया के तहत बात करता है। आधुनिकरण की प्रक्रिया है क्या, हमारा पूंजीकरण है, या अनुकूलन और परिवर्तन है, या संस्कृतिकरण है, या स्तरीकरण है। तो हमारा यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुकूलन और परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आधुनिकरण में हम मान लीजिए वर्तमान में वातावरण के अनुसार वातावरण हो जाएगा, उसके अनुकूलन, साथ ही साथ उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार हमारा जैसे आधुनिकरण हो गया, मान लीजिए कोई चीज आ गया, कोई चीज नया आया है तो आधुनिक में आया है, तो उसमें क्या हो गया, एडजस्ट करने की बात हो सकती है और उसमें चेंजिंग की बात हो सकती है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आधुनिकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान हम जो है अध्यापक को मदद करता है। कौन सी हमारा सबसे ज्यादा मदद करता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। क्या आप एक टीचर हैं तो बच्चों को अनुशासन बनाए रखने के लिए, या विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, या फिर अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था रखने के लिए। तो एक टीचर होने के नाते सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने में आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि एक टीचर का सबसे ज्यादा जो उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व हमारा ये होता है जिसमें शिक्षण हमारा, जो हम कुछ पढ़ाते हैं, जो हम टीचिंग स्किल से पढ़ाते हैं, जो हमारा कुछ पढ़ाते हैं, तो उसमें कैसी व्यवस्था बने, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें कहता है मिड डे मील से, ये भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक ना, ये क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि मिड डे मील से अगर प्रश्न बनेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक आइडिया लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। कहता है मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से शुरू किया गया है, यानी प्राथमिक विद्यालय में जो ये जो मिड डे मील चलती है अब सरकारी स्कूल में, तो कहता है इस विचार से क्या मतलब क्यों शुरू किया गया है, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, या समुदाय को शामिल करने के लिए, या अध्यापक को व्यस्त रखने के लिए, या रोजगार बढ़ाने के लिए। तो मिड डे मील इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या उसके लोभ में भी क्लास आए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे का क्या हो, ज्यादा से बच्चे का हमारा क्या हो, एडमिशन हो, नामांकन हो। जैसे ही बच्चे में नामांकन होगा तो बच्चों में क्या होगा, हमारा जो साक्षर जो है, साक्षरता की दर बढ़ेगी। साथ ही साथ हमारा जो ये पूरे भारतवर्ष है यह हमारा क्या हो, बेहतर हो। और एक बात, मिड डे मील जो है यह कोई बिहार सरकार की योजना नहीं है, यह भारत सरकार की योजना है। तो कभी देख सकता है कि मिड डे मील किस सरकार की योजना है, क्या बिहार सरकार की या भारत सरकार की। तो आपको पता होना चाहिए, जान जाइए कि यह हमारा बिहार सरकार की योजना नहीं है, यह हमारा भारत सरकार की योजना है। मिड डे मील जो खिचड़ी या जो सरकारी स्कूल में जो खाना वगैरह सब बनता है, ये हमारा भारत सरकार का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा ये स्कीम चलता है मिड डे मील। तो कभी पूछे कि मिड डे मील का संबंध किससे है, राज्य सरकार से, राज्य सरकार से या भारत सरकार से, तो क्या आप लगाएंगे, यह भारत सरकार से हमारा हो जाएगा, ठीक। यह हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिड डे मील संबंधित होता है, राज्य सरकार हमारा नहीं होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जिसमें कहता है निम्न में से कौन शिक्षक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन से जो है शिक्षक का सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, पाबंद,
ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि बच्चे फ्री होना चाहते हैं। शोध अभिक्षमता रखता हो, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करता हो, हमेशा पीटने वाला, ये तो नहीं होगा। अब दो हो गया, आप कैसे परीक्षाओं में छांटना है ये भी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये भी आपको एक तरह से कहे तो ट्रिक ही हुआ, कैसे आपकी परीक्षाओं में आंसर तक पहुंचना है, सही आंसर तक। कहता है शोध अभिक्षमता रखता हो, या फिर जो अक्सर अपने विद्यार्थियों का अभिनंदन करता है। मान लीजिए ये भी गलत बात है, क्योंकि जब भी हमेशा बच्चे का स्वागत नहीं करेंगे ना, तो जो टीचर शोध अभिक्षमता रखता हो, यानी बच्चों को जैसे जैसे कोई भी रिसर्च पर बल देता हो, हमारा रिसर्च पर बल देता हो, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा शोध पे जो हमारा जो जो है यह जोर देता है शोध पे। जो हमारा अभिक्षमता, उसकी हमारा जो हमारा अभी क्षमता है, उनकी क्या रिसर्चेबिलिटी है, इस पर जो जोर देता है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि एज ए टीचर होने के नाते उनमें होना चाहिए कि बच्चों को कल जो हम पढ़ाएंगे, कल जो हम स्टडी करेंगे, बच्चों को स्टडी हम करेंगे, ठीक, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हम किस तरह से अपने स्किल में डेवलप हो जाए, ये हमारे शोध क्षमता को दर्शाता है। अगला है, कहता है शिक्षण प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है। कहता है कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर, या शिक्षक का व्यक्तित्व, या शिक्षक की लिखावट, या शिक्षक को विषय की समझ का होना। तो साथियों देखिए, जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो उनकी समझ होनी चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए एक टीचर है जो आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक, कल आप मान लीजिए आप टीचर हैं बनेंगे, तो आप क्लास 6 में आप जा रहे हैं साइंस पढ़ाने के लिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं क्या, आप पढ़ा रहे हैं बल, फोर्स पढ़ाएंगे, तो आपको एज ए टीचर होने के नाते आपको बल से बच्चे जितने तरह के अगर प्रश्न पूछते हैं, तो आपकी समझ होनी चाहिए कि बच्चों को अगर जितने तरह के प्रश्न पूछेंगे तो उनका क्या हो, आप समझा सके। तो एज ए टीचर होने के नाते आपको उस विषय की, उस चैप्टर की समझ बहुत ही जरूरी होती है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षक की विषय की समझ का होना एक प्रभावशीलता को निर्भर करता है। अगला हमारा है, जिसमें कहता है, यह प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह आपका यहाँ से प्रश्न जो है यह थॉर्नडाइक के नियम से प्रश्न पूछता है। थॉर्नडाइक का नियम है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कहता है कुछ प्रश्न करते हैं, तथा बाद जो हमारा छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्या को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र किस नियम नियम का पालन करता है। तो हमारा यह थॉर्नडाइक का जो नियम है, जिसमें 3 नियम है, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, ठीक, तत्परता का नियम, इसके बाद हमारा जो हमारा तत्परता का नियम है, उसके बाद हमारा अभ्यास का, तत्परता, अभ्यास और हमारा निकटता का जो है, ये 3 नियम है। तो कहता है इसमें तत्परता अभ्यास, ये भी मैं लिख देता हूँ, तत्परता अभ्यास का नियम, और एक प्रभाव का नियम। क्या होता है, एक प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक का जो 3 नियम है, इससे प्रश्न जो है 1 नंबर का पूछा जाता है। पहला हमारा हो गया तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। यह किसने दिया था, यह हमारा थॉर्नडाइक जो महोदय हैं, थॉर्नडाइक महोदय, इन्होंने दिया था। जब आगे मैं आपको इसका जो है विस्तार से भी बताऊंगा, ठीक। एक तरह से प्रीवियस ईयर मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहता है इसमें सबसे ज्यादा हमारा ये है कौन है, तो ये हमारा कहता है कुछ प्रश्न करता है, और जब प्रश्न करता है तो हमारा यह अभ्यास की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह अभ्यास का नियम से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई 2009। ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन के बिना टीएलई जो है हमारा यह अधूरा है। इस बार मैं अपने कोर्स में भी, जो हमारा कोर्स चलता है उस कोर्स में भी टीएलई में जो कोर्स चलता है, टीएलई का टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन अजोर स्कूल है, इसका मैं स्पेशल कोर्स चलता है, जिसमें आरटीई 2009, उसके बाद एनईपी, साथ ही साथ ऐसे सभी टॉपिक को कवर किया गया है जो जो टॉपिक हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलता है। 20 से 25 टॉपिक जो है जहां से प्रश्न बनते हैं, और 25 नंबर जो यहाँ से आते हैं साथियों,
यही से प्रश्न बनते हैं। तो हम अपनी कोर्स में भी बताए हैं, अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो एक तरह जान लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम होता क्या है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष, तो कभी आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कितने वर्षों को बच्चों को शामिल किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क के साथ साथ हमारा ये अनिवार्य शिक्षा। देखिए निःशुल्क का मतलब क्या होता है, ये तो आप फ्री होता है जानते ही होंगे। अनिवार्य का मतलब होता है पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आप 14 वर्ष से तक के बच्चों को अगर आप किसी भी जगह से कहीं काम करवाते हैं, आप मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में कहीं से काम करवाते हैं, तो आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपको भारत सरकार के अनुसार आप क्या दंड के भागी होंगे, आप पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार ये हमारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। और जिसमें यह हमारा आरटी 2009 जो है, नाम तो है 2009, लेकिन यह पूरे भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं, इससे मैंने अपने कोर्स में भी बताया हूँ, जो हमारा टीएलई का जो स्पेशल कोर्स है टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे, आप इसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ 99 में एक स्पेशल कोर्स है टीएलई का, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 99 का एक कोर्स है टीएलई का, स्पेशल कोर्स है, चाहे तो आप इसे बेहतरीन ढंग से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। जिसमें टीएलई के बीएड प्रवेश परीक्षाओं में आपसे जितने प्रश्न बनेंगे, जितने टॉपिक है, सभी को कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यह हमारा आरटी हो गया, और मैंने अपने कोर्स में भी बेहतर ढंग से बताया हुआ हो, ठीक। तो आप